गुड इवनिंग क्लास। मैं GGIC खलीलाबाद से आपकी समाज शास्त्र विषय की शिक्षिका संध्या यादव। बच्चों, आज हम अपनी पहली क्लास में अपने पहले लेसन का परिचय प्राप्त करेंगे। हमारा पहला लेसन है भारतीय समाज। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कहीं न कहीं एक समन्वय दिखाई देता है। भारतीय समाज विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता बहुत ही अलग तरह की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने से पहले हम थोड़ा सा उसका ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे भारतीय समाज की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। भारतीय समाज को हम ऐतिहासिक रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल। इन सब कालों में बहुत ही अधिक प्रवाहमयी गति से आगे बढ़ते हुए हमारे समाज का जो रूप आज हमें दिखाई देता है वो मिलता है। आज भी ये नहीं है कि समाज में ठहराव है, क्योंकि समाज में निरंतर गति होती रहती है। समाज अपने आप को बदलता रहता है, अपनी सुविधा के अनुसार अपनी व्यवस्था को बदलता रहता है। भारतीय संस्कृति का जो विकास का इतिहास है वह लगभग 4000 वर्ष पुराना है। इस दीर्घकालीन संस्कृति का विकास अचानक ही प्रकट नहीं हो जाता है, यह समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक ढांचा है वो प्राचीन काल से ही बहुत मजबूत रहा है। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि का सिद्धांत लागू किया गया था, जिसके अनुसार लोग जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और समाज में एकरूपता बनी रहती थी। आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं इन चीज़ों का पालन होता है। कहीं न कहीं हम आज भी अपनी सभ्यता से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने पहले लेसन में थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का परिचय प्राप्त किया था, तो चलिए आज उससे आगे बढ़ते हुए हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसका जो पहला गुण है, इसकी जो पहली विशेषता है वो है अनेकता में एकता का होना। हमारे देश में जैसे कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति जनजाति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के समूह, संस्था, समुदाय देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे भारतीय समाज में हिंदू धर्म बहुसंख्यक होते हुए भी अनेक मतों में विभाजित है। कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, सभी लोग एक ही मत को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हमारे देश में कहीं न कहीं बहुत ही मजबूत संगठन देखने को मिलता है। हमारी जो दूसरी विशेषता है वो है वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था। प्राचीन काल से ही हमारे देश में सबके कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया गया था, जिसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में संपूर्ण समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसको 4 नाम दिए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके वर्ण के अनुसार सबका कार्य भी निर्धारित है, जिसके अंतर्गत सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में निरंतरता और संगठन बना के रखते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो हैं उनका कार्य है पठन पाठन करना, यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना, दान लेना, ये सब उनका कार्य है। क्षत्रिय जो हैं उनका कार्य जो है प्रजा की रक्षा करना है। वैश्य जो हैं उनका कार्य है पशुपालन, कृषि करना और सभी जो है समाज के सभी वर्गों का खाने पीने का प्रबंध करना। और जो शूद्र हैं उनका कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। तो वर्ण व्यवस्था को मानते हुए लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने की वजह से समाज में जो है संगठन बना रहा। लोग किसी भी प्रकार का किसी के मन में लालच नहीं आया। लेकिन आज समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग स्वतंत्र हैं। वर्ण व्यवस्था अब समाज में दिखाई नहीं देती है। लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए अपना कर सकते हैं।
उसके बाद आती है हमारी जाति व्यवस्था। हमारी जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित है। जैसे वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, कर्मों के अनुसार वर्ण का निर्धारण होता था, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती है। बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है वह स्वतः ही उसे प्राप्त कर लेता है, उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता और वह चाहकर भी अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था भी समाज में संगठन बनाने का कार्य करती है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है समाज में कहीं ना कहीं विद्रोह की भी भावना पैदा करती है। जाति व्यवस्था से समाज के संगठन को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। हमारे भारतीय समाज को एक जो हमारी संस्कृति है उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। प्राचीन काल से ही हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली की व्यवस्था रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली में एक ही मुखिया होता है और एक ही छत के नीचे सारे लोग रहते हैं और सभी लोग एक ही रसोई का पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। सभी लोग एक ही व्यक्ति के निर्देशानुसार चलते हैं। उसके बाद जो है हमारी संस्कृति की जो चौथी विशेषता है वो है विवाह के विभिन्न स्वरूप। हमारे भारतीय समाज में विवाह के विभिन्न प्रकार के समूह स्वरूप जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें एक विवाह, बहुविवाह, एक पति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुत सारे विवाह जो है प्रचलित हैं। विवाह के ये स्वरूप भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतीय समाज में सत्ता जो है वो पिता के ही हाथ में होती है, पिता ही घर का मुखिया होता है। कहीं कहीं जो जनजातीय समाज है उसमें कहीं कहीं मात्र सत्तात्मक परिवार दिखाई दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज में पितृ प्रधान परिवार ही देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है धर्म की प्रधानता। धर्म क्या है? धर्म वह है जिसे हम धारण करते हैं। धर्म के माध्यम से हम एक अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं और धर्म जो है हमें हमारे समाज में सुचारू रूप से रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के माध्यम से ही हम अपने आप को सही ढंग से रख पाते हैं, लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, हमारे अंदर बुरे विचार जो है वो कम आते हैं। उसके बाद है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। हमारे संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि हमारी संस्कृति कर्म प्रधान है, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका जीवन व्यतीत होगा और ये माना जाता है कि अपने कर्मों के अनुसार ही हम पुनर्जन्म लेते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में हमें अच्छा जन्म मिलता है और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है पुरुषार्थ एवं ऋण व्यवस्था। पुरुषार्थ जो है वो हमारे भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अपने पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपने अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऋणों की व्यवस्था की है, जो ऋण यानी कि जो हम उधार होते हैं अपने पितरों का, अपने देवताओं का, अपनी धरती का, अपनी वायु और अग्नि का, हमें उनके लिए कुछ न कुछ यज्ञ करना होता है, जिन यज्ञों के माध्यम से हम उन ऋणों से उत्तीर्ण होते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वह है संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कार वह है जिन गुणों के माध्यम से हम अपने आप को और अच्छा, पहले से भी और अच्छा बनाते हैं, उसे ही हम संस्कार करते हैं। यानी कि एक प्रकार की शुद्धि, जिन विचारों के माध्यम से हम अपनी आत्मिक शुद्धि करते हैं उन्हें ही हम संस्कार कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है समन्वय। हमारे भारतीय समाज में जो है समन्वय दिखाई देता है, क्योंकि इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हमारा भारतीय समाज एक संगठित और व्यवस्थित समाज है। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की, उसमें हमारा एक पॉइंट है संस्कार। चलिए हम आज उन संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए जिन संस्थागत आधारों को विकसित किया गया उनमें संस्कार भी एक है। संस्कार क्या है? संस्कार वह शुद्धि है धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जिसमें व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिस्थितियों के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठानों के माध्यम से बालक जो है पूर्ण विकसित सदस्य बन जाता है, अपने समाज में
रहने के लिए वो बहुत ही एक अच्छा माना जाता है, जिनका समस्त संस्कार कराया जाता है। इन संस्कारों की संख्या जो है 16 है। उसमें पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो है वो जन्म से पहले होता ही संपन्न कराया जाता है। ये संस्कार जो है विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए ही कराया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा संस्कार जो है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है ये इसलिए कराया जाता है जिससे यह साबित हो सके कि हाँ, वास्तव में गर्भधारण हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह भी जन्म से पूर्व कराया जाता है। इस संस्कार को कराने का मतलब यह होता है कि जो बच्चा आने वाला है उसकी जो है दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा होती रहे। उसके बाद हमारा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जो है यह बच्चे के जन्म के समय उसे शहद चटा करके उसके लंबे जीवन की कामना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा जो संस्कार आता है वह है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में पूर्ण विधि विधान पूर्वक बच्चे का नाम रखा जाता है। बच्चे का नाम किसी पूर्वज, किसी देवता या राशि के नाम पर ही रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का नामकरण संस्कार कराने से जो है देवी देवता खुश रहते हैं और बच्चे के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। उसके बाद हमारा जो छठा संस्कार है वह है निष्क्रमण संस्कार। यह बच्चे की सर्वप्रथम घर से बाहर निकलने की अवस्था जब आती है, जब वो घर से पहली बार निकलता है, तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार यह संस्कार जन्म के चौथे महीने में होना चाहिए। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। यह बच्चे को प्रथम बार भोजन कराने से संबंधित है। 6 माह के आयु होने पर बच्चे को अन्न के साथ घी एवं मधु, खीर आदि खिलाया जाता है। उसके बाद हमारा 8वां संस्कार जो है वो है चूड़ा कर्म संस्कार। यह बच्चे के बाल मुड़ने से संबंधित संस्कार है। इसे मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चूड़ा कर्म संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है 9वां संस्कार, जिसका नाम है कर्ण छेदन संस्कार। यह कान छेदने से संबंधित संस्कार है। यह संस्कार तीसरे या 5वें वर्ष होता है। इस अवसर पर हवन, पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और उसे मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। यह द्विज ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत धारण करने से संबंधित संस्कार है। उपनयन प्रतीकात्मक रूप में द्विज वर्ण के व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। उसके बाद आता है 11वां संस्कार जो है विद्यारंभ संस्कार। यह शिक्षा आरंभ का संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे का हाथ पकड़कर सर्वप्रथम उसे ओम लिखवाया जाता है। उसके बाद 12वें नंबर पे है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चा जो है वेदों का ज्ञानार्जन करना शुरू करता है और गुरुकुल में प्रवेश पाने का पात्र बन जाता है। 13वां संस्कार हमारा जो है वो है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में जब बच्चा विद्यालय में यानी कि गुरुकुल में चला जाता है तो ब्रह्मचारी के रूप में बालक का पठन पाठन शुरू होता है। इसके लिए उसे सिर के जो बाल होते हैं ना उसे हटा दिए जाते हैं और जिससे वो इधर उधर की बातों में न फंस करके सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे। उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार वो जो है वेद पाठी बनने के बाद और वेदों के ज्ञान में पारंगत होने पर बालक की शिक्षा पूरी हो जाती है और वो पुनः अपने घर वापस लौट आता है। इसके बाद हमारा जो है वो आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वो गृहस्थ आश्रम की जो है शुरुआत विवाह संस्कार से ही होती है। विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है क्योंकि बिना विवाह संस्कार के व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है और बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही वह अपने सभी ऋणों से उत्तीर्ण होता है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है। उसके बाद आता है हमारा अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के मरने के बाद उसके दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। ये हमारे 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों को करने के बाद हमारे भारतीय समाज में हमारे जो है सभी संस्कार संपन्न हो जाते हैं और इन संस्कारों को करते हुए हमारे समस्त कर्तव्यों का भी पालन हो जाता है।